दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बताइए आप कैसे हैं। आशा है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे जो सभी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है जंतु, ऑप्शन डी है जल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी जंतु। क्या होगा? जंतु, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको कुछ इसका डिटेल बताते हैं। जंतु जैविक घटक के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त पौधे एवं वियोजक भी इसमें शामिल है, जबकि मिट्टी, वायु, जल तथा थल अजैविक घटक हैं। जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा अजैव घटक में भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी नीम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। तो पर्यावरण के लिए दोस्तों कौन सा सबसे खतरे वाला वृक्ष है? यूकेलिप्टस। दोस्तों इसका डिटेल देखेंगे। भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। यह वृक्ष जहाँ पर भी उगता है वहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उस क्षेत्र में जल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? ऑप्शन ए है स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाइकेन। दोस्तों इसकी डिटेल की ओर चलते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते। लाइकेन शैवाल प्लस कवक इक्वल टू लाइकेन निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों के समूह होते हैं। ये विभिन्न आधारों जैसे वृक्षों की पत्तियों, छालों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों एवं शिलाओं पर उगते हैं। लाइकेन प्रायः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होने के कारण ये प्रायः यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। ध्यातव्य है कि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। या SO2 की मात्रा बढ़ाने पर ये समाप्त होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है 1971। तो इस दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1986। क्या होगा? 1986। दोस्तों इसका डिटेल देखेंगे। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। इसके अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी में लिख लीजिएगा पॉइंट डालकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन
धूम्र रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। क्या होगा? मीथेन। इसका डिटेल देखें। बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धूम्र रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। यह गैस जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से प्राप्त की जाती है जिसका रासायनिक नाम मीथेन तथा प्रचलित नाम बायोगैस है या गोबर गैस है तथा कृषिगत अपशिष्टों से भी होता है। इस गैस में 55 से 65% तक मीथेन, 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की कुछ मात्रा होती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों के अम्लीभवन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों डिटेल देखेंगे। महासागरों के अम्लीभवन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। हम वायुमंडल में जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसका 25% महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। चूँकि हमारे उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि हुई है इसलिए अधिक कार्बन महासागर में प्रविष्ट हो रहा है और उसे अधिक अम्लीय बनाता जा रहा है। जैसे जैसे महासागर अम्लीकृत होता है कुछ जीव खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं लेकिन अन्य जीव ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों महासागरों में अम्लीयकरण के बढ़ने से निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होंगे। सामुद्रिक जीवन के लिए आवश्यक प्रवाल भित्तियां बहुत तेजी से अपक्षयित होती जाएंगी। महासागरीय अम्लीय से प्लवकों पर भी संकट मंडरा रहा है जो बड़ी मछलियों की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य है। मसेल, क्लैम, अर्चिन तथा स्टारफिश जैसे अन्य जंतुओं को अधिक अम्लीय जल में अपने खोलों का निर्माण करने में कठिनाई होगी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है राजीव गांधी का जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है लाल शैवाल, ऑप्शन बी है भूरा शैवाल, ऑप्शन सी है हरा शैवाल, ऑप्शन डी है नीला हरा शैवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। तो दोस्तों डिटेल देखेंगे। नील हरित या नीला हरा शैवाल एक जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले अन्य जीवाणु हैं जैसे एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं तो दोस्तों फटाफट कवर करेंगे। विशिष्ट प्रकार
जो ध्वनि है वो विशिष्ट प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ठोस, द्रव और गैस तीनों के माध्यम से संचालित होती है। मापने की इकाई हर्ट्ज है। आवृत्ति के आधार पर 3 भाग होते हैं: अवश्रव, श्रव, पराश्रव। तो अवश्रव होता है 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति। श्रव होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति। पराश्रव होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति। दोस्तों, जो चमगादड़ होता है वो पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है और सुनता भी है। मनुष्य का श्रव परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो दोस्तों आगे देख, ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई डेसिबल है। 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा निर्धारित दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपित पौधे कहलाते हैं, जिन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। वे सूक्ष्म जीवी जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था जनवरी 2019 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। जैव निम्नीकरण प्रदूषण है सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, डीडीटी, सीसा इत्यादि। होमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में। सीवेज प्रदूषण के सूचक हैं ई कोलाई जीवाणु। जल प्रदूषक के सूचक हैं डायटम। जल प्रदूषण मापने के लिए बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है 45 डीबी। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है डीडीटी। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था जोसेफ फोरमैन, जो इंग्लैंड के हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। दोस्तों, प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली विषैली गैस डाइऑक्सिन। भोजन पकाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन। अग्निरोधक प्लास्टिक है मेलामाइन। पॉलीथीन बहुलक होता है एलीथीन। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक बैकेलाइट। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करती जल और वायु से। प्लास्टिक है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों सब नोट डाउन करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अपना बाद में नोट करते रहिएगा। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल में। नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड
रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापने में। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन और मास। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडान गैस। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने का मानदंड है यूरोनॉर्म्स। वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए समानता सड़क के साथ साथ उगाया जाता है बोगेनविलिया पौधा। वायु प्रदूषण रोकथाम का यंत्रीय विधि है बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर। वायुमंडल में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य कुछ कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है स्मॉग। मोटर कारों के प्रदूषण जांच में मापा जाता है सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को। एक स्वच्छ ऊर्जा वाहक है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला एरोसॉल नष्ट करता है ओजोन परत को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा होगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।